रिफ्रैक्शन की बात कर, और मैंने यहाँ पर जर्नल रिफ्रैक्शन की भी बात की थी, एपरेंट हाइट की और एपरेंट डेप्थ की भी बात कर ली थी। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की भी बात कर ली थी कि जो ऑब्जर्वर है उसको वेलोसिटी नजर कैसे आती है। ये सारी चीजें जर्नल रिफ्रैक्शन की कैटेगरीज के अंदर हमारे पास आती है, जर्नल रिफ्रैक्शन। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं एक नई चीज को, और हमारे पास आज हम जो डिस्कस करेंगे, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट relationship or very important phenomena which is called the total internal reflection. We have the total internal reflection. ये हमारे पास एक फिनोमिना है जो कि हमारे पास तब आपको देखने को मिलती है जब हमारे पास जो लाइट है, when this light travels, जब लाइट हमारे पास ट्रेवल करती है from the denser toward the rarer medium. इस फिनोमिना को समझने के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या आता है हमारे पास। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है, धीरे धीरे फिर उस कॉन्सेप्ट के अंदर की चीजें हम समझेंगे। कॉन्सेप्ट, वेन एवर, जब भी हमारे पास वेन एवर अ लाइट इज इंसिडेंट, अ लाइट इज इंसिडेंट, हमारे पास एक लाइट इंसिडेंट होती है फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम, from the denser to a rarer medium, from the denser to the rarer medium, from the denser to the rarer medium, from the denser to the rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, at an angle of incidence greater than critical angle. अब ये critical angle क्या है ये हमको समझना है। greater than critical angle, greater than critical angle, the light, जो light आपके पास है, the light instead of going into denser medium, instead of going into denser medium, going into denser medium, going into denser medium, denser medium is going into rarer medium, not denser, I'm sorry, going into the a rarer medium, going into the rarer medium, refracted back, ये हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाती है बैक टुवर्ड्स आपके पास डेंसर मीडियम, ये हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। और इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा लगता है कि लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारे पास दिस गिव्स अस अपीयरेंस, ये हमें एक ऐसी अपीयरेंस देता है, ये हमें अपीयरेंस देता है एज इफ, जैसे कि हमारे पास लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, जो हमारे पास लाइट है वो हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट हो गया टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम। इसको हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि मेरे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होती है, ये मेरे पास यहाँ पर एक डेंसर मीडियम, इसके जस्ट अबव हमारे पास एक रेयर मीडियम, और हमारे पास यहाँ से अगर कोई लाइट हमारे पास इंसिडेंट होती है, ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट हुई, इंस्टेड कि ये हमारे पास आगे की तरफ को जाए, ये रेयर मीडियम में जाए, ये लाइट दोबारा से हमारे पास डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। एक्चुअल में ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है। ये हमारे पास लाइट जो है एक्चुअल के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्ट हुई है, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन का एंगल इतना बढ़ जाता है, इसका रिफ्रैक्शन का एंगल हमारे पास इतना बढ़ जाता है कि हमको लगता है कि जैसे ये हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होगी। लाइट हमारे पास कहाँ से चल रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम, और कहाँ की तरफ को जाने की कोशिश कर रही है आपके पास, टुवर्ड्स द रेयर मीडियम। हमारे पास यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल आई इज ग्रेटर देन सम क्रिटिकल एंगल थीटा सी, और वो क्रिटिकल एंगल क्या है वो हम बात करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर इंसिडेंट आपके पास लाइट है, और ये मेरे पास TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड आपके पास क्या बन जाती है, हमारे पास रे बन जाती है। और हमारे पास अगर देखा जाए
दिस इज द नॉर्मल टू द बाउंड्री। ये हमारे पास नॉर्मल टू द बाउंड्री, ये हमारे पास नॉर्मल टू द बाउंड्री। और इनफैक्ट अगर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड है तो ये एंगल भी मेरे पास किसके बराबर होगा, आई के बराबर। और इसकी वजह से हमारे पास कई ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जो कि देखने के अंदर हमको अम्यूज करते हैं, जो देखने में हमको हैरान कर देते हैं, यार ये ऐसी चीजें हो क्यों रही और कैसे हमारे पास हो। इसी को हम TIR से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी सबसे पहली शुरुआत किससे होगी, हमारे पास सबसे पहली शुरुआत हमारे पास यहाँ पर होगी क्रिटिकल एंगल्स। तो सबसे पहली शुरुआत हमारे पास यहाँ पर होती है क्रिटिकल एंगल। याद रखना, मैं आपको अब काफी लेंथी नोट्स इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपका टर्म 2 का जो सिलेबस है वो हमारे पास सब्जेक्टिव पैटर्न है। तो इसके लिए आपके पास एक एनफ अमाउंट ऑफ नोट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट बेटर होना चाहिए ताकि आप चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्रिटिकल एंगल थीटा सी क्या बच्चे, the angle of incidence made by the light ray, the angle of the incidence made by the light ray with the normal in denser medium, with the normal in the denser medium where जहां पर हमारे पास where the light ray, जहां पर हमारे पास जो लाइट रे, where the light ray after a refraction, जो लाइट रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रेवल्स, ये ट्रेवल करती है हमारे पास पैरेलल टू द interface of two media, interface of the two media का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया का मतलब हमारे पास यहाँ पर ये है डेंसर और रेयरर मीडियम के बीच की जो आपके पास बाउंड्री। मेरे पास यहाँ पर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान के चलते और रेयरर मीडियम को एयर मान के चलते, लेकिन ये हर बार सच नहीं है, ये याद रखना, ये हर बार सच नहीं है। CBSE रेयरर मीडियम को एयर मान के चलता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर, पर ये हमेशा सच नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक नॉर्मल, यह हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है और मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स ऑफ द लाइट, यह हमारे पास यहाँ पर सोर्स ऑफ द लाइट है। लाइट हमारे पास यहाँ से इस तरीके से आपके पास चलती है और ये जैसे बाहर को निकलती है इट रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपके पास रिफ्रैक्ट कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यह हमारे पास पहला केस है। लाइट अगर हमारे पास थोड़ा आगे और चलती है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से थोड़ा सा और हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास ये नॉर्मल्स हैं जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और हमारे पास यहाँ पर जो लाइट है ये हमारे पास थोड़ी सी पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी और ज्यादा बैंड हो जाए। ये देखिए ये और ज्यादा बैंड हो जाए क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया तो ये लाइट हमारे पास स्लाइटली और ज्यादा बैंड हो। नेक्स्ट वन, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देते, सपोज कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, देन व्हाट विल हैपन, हमारे पास होता ये है कि जो ये लाइट रे है इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इनटू द रेयरर मीडियम, यह हमारे पास अब इस बाउंड्री के पैरेलल चलना शुरू कर देती है, यह हमारे पास इस बाउंड्री के पैरेलल चलना शुरू कर देती है, यह हमारे पास इस बाउंड्री के पैरेलल चलना शुरू कर देती है। और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो एंगल बना यह हमारे पास कौन सा एंगल बन गया, क्रिटिकल एंगल। यह हमारे पास एन नॉर्मल एन नॉर्मल एन नॉर्मल। यहाँ पर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास I1 है
ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास R1, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया, और ये मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 हो गया, और ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, मेरे पास क्रिटिकल एंगल थीटा से। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये आपके पास कितना हो गया, 90। हमारी जो लाइट है ये हमारे पास इस सोर्स में से निकल रही है जो कि पानी के अंदर है, जो कि हमारे पास डेंसर मीडियम है, और उसकी टेंडेंसी कौन से मीडियम पे जाने की है हमारे पास, शाबाश बता दो, रेयर मीडियम के अंदर। और हमारे पास ये लाइट क्यों बेंड हो रही है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास एक और तरीके से बताया जा सकता है, और वो क्या है कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल, 2 मिनट रुकिए अभिषेक, क्रिटिकल एंगल हमारे पास एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर जब लाइट चलती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर। जी अभिषेक अब आप पूछ सकते हो। इससे जो क्रिटिकल एंगल होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री की इक्वल हो जाता है। देखिए आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो पहली लाइन के अंदर ही इसकी मैंने क्लियरिटी कर दिया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मेड बाय द लाइट रे विद द नॉर्मल इन द डेंसर मीडियम। ये पहली लाइन के अंदर मैंने क्लियर कर दिया कि क्रिटिकल एंगल आपके पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि लाइट रे बनाती है हमारे पास डेंसर मीडियम के अंदर, किसके साथ, आपके पास नॉर्मल के साथ। तो इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और इसमें जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होकर आपके पास क्या करती है, पैरेलल टू दी बाउंड्री आपके पास ट्रेवल करती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। चीजों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू आर और डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू डी के बराबर कर देता हूं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर लाइट हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ को जा रही है तो मैं यहाँ पर कौन सा लॉ लगाने की कोशिश करूंगा, स्नेल्स लॉ लगाने की कोशिश करूंगा। सो वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ बाय द स्नेल्स लॉ। अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की कोशिश करूं तो बताओ क्या आ जाएगा, वी हैव म्यू डी इनटू साइन ऑफ थीटा सी, और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू आर इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री, ये हमारे पास है। देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर साइन ऑफ थीटा सी किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज द म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू, आपके पास यहाँ पर डी आ जाएगा, और we can write down theta c, the critical angle is given by sine inverse of mu of the rarer medium divided by mu of denser medium. Now for the CBSE और otherwise आपके पास यहाँ पर केसेस, CBSE या अदरवाइज केसेस में अगर मेंशन ना हो कि रेयर मीडियम क्या है तो आप उसको एयर लेके चलते हैं। अगर मेंशन ना हो CBSE या अदर केसेस में, जब टीचर आपको नॉट मेंशन, आपको मेंशन नहीं करता है कि आपके पास बाहर रेयर मीडियम कौन सा है, तो आप यहाँ पर रेयर मीडियम को क्या मान के चलते हो, आप एयर मान के चलोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या मान के चलोगे। तो हमारे पास इसका जो बहुत मैक्सिमम केसेस हैं, जो मैक्सिमम केसेस हैं उसके लिए हमारे पास एक बड़ी जर्नल सी अप्रोच मैंने ऑब्जर्व की है। हालांकि ये कह देना आपके पास कि आप हमेशा बाहर एयर लोगे, ये बात गलत हो जाती है, लेकिन जर्नल परसेप्शन यही है कि जब भी टीचर आपसे क्रिटिकल एंगल की बात करेगा तो ये मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/μ के बराबर, ये हमारे पास एक जनरल सी परसेप्शन, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास रिलेटेबल होते हैं। हालांकि हमारे पास और भी कई चीजें जिससे हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, आप अपनी कॉपी पे भी साथ साथ कर लीजिए। नमन अपनी कॉपी उठा नमन, और साथ साथ में करना इसके साथ। हमारे पास क्या आ जाता है कि इफ दी, अगर हमारे पास इफ दी, हमारे पास यहाँ पर द क्रिटिकल एंगल, इफ द क्रिटिकल एंगल, अगर हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री के बराबर है, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम
if the critical angle of the denser medium for a light ray is 30 degree. For the light ray आपके पास किसके बराबर है? Light ray is 30 degree. अगर ये 30 degree, calculate the refractive index of the material. Calculate the refractive index of the material. Refractive index of the material. शाबाश। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे? बड़ी सिंपल सी चीज है। अब वो मेंशन नहीं कर रहा है तो मैं बाहर एयर लेके चलूंगा। सो आई कैन राइट डाउन साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ। साइन ऑफ मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/μ, और वी कैन राइट डाउन म्यू इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 30 डिग्री, और वी कैन राइट डाउन म्यू इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? 2 के बराबर। म्यू इज इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इससे बड़ा हो सकता है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आयुष, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एज जनरल एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो सकता है। फिर से बोलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस? सर मैं पूछ रहा हूँ इन जनरल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो सकता है किसी भी मीडियम का? डेफिनेटली हमारे पास, आपके पास TIR होगा ही तभी ना। आपके पास TIR होगा ही तभी जब हमारे पास लाइट जो है वो आपके पास डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल बनाएगी। ये हमारे पास बिल्कुल सच बात तुम कह रहे हो। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर से बड़ा होगा, क्योंकि एयर का 1 है, 1 से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढ रहे हैं और बच्चा हमारे पास डेंसर मीडियम का निकालना है तो वो बच्चे 1 से बड़ा होगा। श्योर, बिल्कुल श्योर होगा बच्चे। आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि 1/sin ऑफ थीटा है तो वो बच्चे आपके पास उसकी रेशो 1। एक चीज आप पूछ रही थी, अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से आके भी 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी क्या बेटा? अगर कोई लाइट रेयर मीडियम से आ रही है और 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही है तो भी वो तो इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी वो? सबसे पहली चीज है हमारे पास हर चीज का हमारे पास एक जिसको बोल सकते हैं एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि सपोज कि मैं आपको अगर ये बात बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये पैटर्न है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव चार्ज, ये पैटर्न है। ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको हमको अपने बॉडी, अपनी सोल का पार्ट बनाना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। क्या हमारे पास इसको हम ऐसा करते हैं? ऐसे ही हमारे पास क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर मुझे पढ़नी है तो सबसे पहली चीज जो मुझे अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, then only we can observe the phenomena of TIR. अदर वे राउंड जाएंगे तो हमारे पास वो चीजें हमें शायद से उतनी फ्रूटफुल ना मिले और हम शायद से कुछ और पढ़ने लग जाएं। डेफिनेटली वो TIR तो होगा नहीं, तो कुछ और हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन शो करते हैं आयुष। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, if the refractive index of the material is आपके पास 5/3, ये आपके पास 5/3 है। डेफिनेटली ये डेंसर मीडियम है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। कैलकुलेट द हमारे पास क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। कैलकुलेट द हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। इस मीडियम के लिए मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कैसे आएगा? सॉल्यूशन फोकस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू, जब मेंशन ना हो तो रेयर मीडियम एयर 1/μ आ जाएगा।
और साइन ऑफ थीटा सी विल बी 37 डिग्री 1 upon 37 by 5 और this will be equal I'm sorry 1 divided by this will be 5/3 या हमारे पास 5/3 है और this will be equal to 3/5। तो हमारे पास अगर आप 3 और 5 को देखते हैं, this is 3, 5 and 4, so the critical angle will be of 37 degree. So therefore the critical angle for this PIR will be equal to 37 degree। होप सो मैं आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ढंग से समझ में आ रहे हैं। अगर ये पॉइंट हमको ढंग से समझ में आते हैं, अब हम कॉशियसली आगे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जंप लगाते हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे निकलेगा और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कोशिश करूंगा बढ़ने की। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा और हमारे पास यहाँ पर हम अगर आगे की तरफ को चले तो मुझे एक और चीज पता है, अगर मेरे पास ये म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर रेशियो, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगी वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी द वेलोसिटी इन द आपके पास रेयरर मीडियम। जो म्यू होती है वो आपके पास अगर देखा जाए किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उस मीडियम की वेलोसिटी हो जाती है। ये डी मतलब डेंसर, आर मतलब रेयर, और या फिर मेरे पास लैम्डा इन द डेंसर मीडियम अपॉन लैम्डा इन द रेयर मीडियम। ये भी हम सीख चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ डायरेक्टली नहीं इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ कि साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू डी आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, म्यू आर अपॉन आपके पास क्या आ गया, म्यू डी आ गया। या फिर मेरे पास साइन ऑफ थीटा सी आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, अब ये म्यू आर और आपके पास यहाँ पर म्यू डी के बराबर है, तो मेरे पास वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम टू वेलोसिटी इन द रेयर मीडियम। या फिर मेरे पास यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, वी कैन नाउ राइट डाउन, यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इन द डेंसर मीडियम टू द लैम्डा इन द रेयर मीडियम। तो टीचर अब मुझे कुछ इस तरीके से भी आपको क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक जगह पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा था जहां पे टीचर ने डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं दी, एक लेंथ दे दी और बोला गया कि लाइट इसमें इतना टाइम लेती है, इस सेम लेंथ को इतना टाइम लेती है, और आपको फिर बताना है कि उस मीडियम, उन दोनों मीडियम्स क्या आपके पास जो है क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अब डेफिनेटली है वो तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर लेंथ सेम है, टाइम अलग अलग है, तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी। तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और फिर उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड को बिल्कुल यूज करते हैं। अगर कोई बच्चा रट्टा लगाता है तो वो रट्टा पिछले स्लाइड में खत्म हो चुका है। अब ये रटिफिकेशन वाली स्लाइड नहीं है, अब ये स्लाइड है आपके पास चीजों को यूज करने की, चीजों को अंडरस्टैंड करने की, कि हमारे पास कब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल सा, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, if the speed of light, if the speed of the light in a medium, एक मीडियम के अंदर हमारे पास कितने के बराबर है, 1.8 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस एक मीडियम की बात है और डेफिनेटली है ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो डेंसर मीडियम। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव, कैलकुलेट द critical angle of this medium, calculate the critical angle of this medium, इस पर्टिकुलर मीडियम का मुझे यहाँ पर क्या बताना है बच्चे, बताओ शाबाश, क्रिटिकल एंगल बताना मुझे। इस पर्टिकुलर मीडियम का आपने क्या बताना है, शाबाश बताओ, क्रिटिकल मीडियम बताना। कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे,
मैं आपको समझाता हूँ सोल्यूशन। जब वो अदर मीडियम की बात नहीं करेगा तो डेफिनेटली एयर वो हमारे पास एयर की बात करेगा। यहाँ पर हमारे पास वो आपके लिए किसकी बात कर देगा, आपके पास एयर की बात कर देगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ थीटा सी, और यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर ऊपर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अरेबल मीडियम, और साइन ऑफ थीटा सी, साइन ऑफ थीटा सी, तो हमारे पास ये कितना आ गया 1.8 इंटू 10⁻³ और नीचे मेरे पास 3 इंटू 10⁻³ कैंसिल कर देंगे तो बताओ क्रिटिकल एंगल किसके बराबर आ 6 जाएगा, into 10⁻⁷. साइन इनवर्स इंटू 0.6। तो मेरे पास यहाँ पर क्रिटिकल एंगल किसके बराबर आ जाएगा, But speed of light 3 into 10 के पावर 8 में 8 ओके, वो हमारे पास 8 के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 आपके पास आ जाएगी, 0. आपके पास 3 into 10⁸ आंसर होता है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा 0.6, और ये क्वेश्चन का आंसर 37 ही हो गया, करीबन कितना 37 ही। हाँ 30 आपके पास उसी के आसपास ये लाइन कर जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन एक तरीके से नहीं आते, अभी हम सिर्फ क्रिटिकल एंगल पे ही मूव कर रहे हैं। अभी क्रिटिकल एंगल जब हमको समझ में आता है उसके बाद चीजों के बारे में हमको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, हमको चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता लगना शुरू हो जाता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली बार हमने एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश की थी, अब हम एक प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास स्लैब आ गया, ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब के अंदर हमारे पास जो लाइट है ये हमारे पास एंटर करती है, ये लाइट हमारे पास इस तरीके से आपके पास एंटर कर गई, वेट करिए, ये लाइट हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एंटर की, या हमारे पास लाइटली यहाँ पर रिफ्रैक्ट की, और हुआ ये कि इस बाउंड्री से बाहर निकलने के बजाय ये क्या कर दिया आपके पास, शाबाश बता दो, यह हमारे पास किस एंगल को अचीव कर गई आपके पास TIR से पहले क्रिटिकल एंगल को अचीव, आई एम सॉरी, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल को अचीव कर गई। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ये एक आपके पास केस आ जाता है, ये हमारे पास केस आ गया, ये हमारे पास नॉर्मल है, और हमारे पास इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये दूसरा केस आ गया, ये हमारे पास एक और नॉर्मल आ गया, ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। ये दो नॉर्मल्स हैं, ये मेरे पास n आ गया और ये मेरे पास n डैश आ गया। ये एंगल आपके पास कितने का है 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास कितने के बराबर है, मान लो I के बराबर है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और बताओ फिर ये वाला एंगल अब आपके पास किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल। यस, क्रिटिकल एंगल ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू के बराबर है। मैं आपको एक सिचुएशन अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम इससे हैंडल कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें कि स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, तो स्नेल्स लॉ हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये मेरे पास एयर है, तो पहली आपके पास बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा बताओ, 1 इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इंटू साइन ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा R आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी बाउंड्री के ऊपर मेरे पास ये तो क्रिटिकल एंगल आ गया, और मेरे पास साइन ऑफ C किसके बराबर आ जाएगा, शाबाश बता दो, साइन ऑफ C किसके बराबर आ गया 1/μ के बराबर आ गया, साइन ऑफ C किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आ गया। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पर R प्लस ऑफ C को किसके बराबर लिख सकता हूँ, कोई बच्चा बताएगा R प्लस C किसके बराबर, 90 एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो R किसके बराबर है जरा बता दो, 90 माइनस C। इस वजह से मुझे बताओ कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन ऑफ I आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इनटू मेरे पास साइन ऑफ 90 माइनस C, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ C। लिख सकता हूँ बच्चों में, कॉस ऑफ C लिख सकता हूँ, पहले बताओ सर। यस सर।
अगर हम लिख सकते हैं तो साइन ऑफ आई को बताओ, और मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू। कॉस ऑफ सी की जगह अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ, बताओ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर सी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन ऑफ आई, इसकी जगह मेरे पास यहां पर क्या लिख सकते हो, म्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ सी। तो साइन स्क्वायर ऑफ सी तो 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास अगर टीचर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ, बताओ किसके बराबर है, म्यू स्क्वायर माइनस। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटी सी बच्चे जो है हेर फेर है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या गोलमाल है इसमें, गोलमाल ये है जो रियल मीडियम है उसको 1 लेके चल रहे, बहुत बड़ी गोलमाल है। और यही चीज जब गोलमाल एग्जाम के अंदर आती है, बच्चा बोलता है यार वो टीचर ने तो बेवकूफ बना दिया, वो टीचर ने हमको कुछ और कराया, यहाँ पर कुछ और आ गया, यार हम गए, है ना। बोलो बोलो। म्यू स्क्वायर डी बाय म्यू स्क्वायर आर हो जाएगा, वो हम कर लेंगे उसके अंदर से। लेकिन वही चीज है ना कि एग्जाम में जब आता है बच्चा पैनिक हो जाता है, अरे हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे को ये टीचर ने तो करवाया था, वहां पर म्यू स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर तो कुछ और है। लेकिन ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, यानी कि आप समझो कि इस एग्जाम्पल से आपका प्रिज्म क्लियर होता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं इस छोटे से पॉइंट से। क्या हमारे पास कैसे, आपके पास जो लाइट है, आपके पास अब इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जिसमें टीचर बोलता है कि भाई आप वो मिनिमम एंगल बता दो इंसिडेंस का कि लाइट जो है वो दूसरी तरफ से बाहर निकल ही ना पाए। जो डायमंड होता है, डायमंड की कटिंग भी हम ऐसे ही करते हैं कि लाइट जो होती है वो एक तरफ से तो एंटर करे लेकिन दूसरी तरफ से बाहर ना निकले, वो ट्रैप हो जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाएंगे, जैसे म्यू की वैल्यू को वो 3/2 दे देगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछेगा तो आप बता पाओगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आगे चलूं, अगर आपको लगता है कि कुछ पूछने लायक है तो यस सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात आप क्लियर है सर। अब चलते हम आगे की तरफ। तो अभी तक हम क्रिटिकल एंगल पे घूम रहे हैं भाई। अभी तक मैंने आपको TIR तो करवाया है, तो तुम बोलोगे सर अभी तक तो TIR करवाया नहीं, तो फिर हम तो सर आज का तो बना नहीं कोई बात। अब हम TIR पे चलते हैं। तो अब हम दोबारा से पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पहली स्लाइड हमने डिस्कस कर दी थी कि भाई कोई TIR नाम की चीज होती है जिसके अंदर जो लाइट होती है वो क्रिटिकल से आपके पास होती है बड़ी, और लाइट हमारे पास हो जाती है ट्रैप। तो जो ये कर लेते हैं ट्रैप भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ले भाई ये हमारे पास आ गया एक डेंसर मीडियम, और इस डेंसर मीडियम में से हमारे पास चल रही है लाइट। ये हमारे पास यहाँ पे लाइट चल रही है, और ये लाइट आपके पास चली भाई बिल्कुल क्रिटिकल एंगल से होगी बड़ी। तो ये लाइट आपके पास वापस मुड़कर दोबारा यहाँ पर आ गई। अब एक बात समझो, जो फिश यहाँ पर होगी उस फिश को अपने सामने वाली फिश की इमेज कहाँ पर नजर आएगी, दूर आसमान में। 2 मिनट रुकना भाई, मेरे को छींक आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, आपको भी पता है। 2 सर मिनट, मेरे को ये समझ में नहीं आया। 1 मिनट मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मुझे छींक लेने दे। ओके सो अभी तबीयत थोड़ी सी वैसी चल रही है, ठीक है, थोड़ा सा जुकाम अभी भी है। रात थोड़ा सा शाम के वक्त जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हैवी, मेरे ख्याल से बाहर मौसम ही ठंडा हो जाता है, नाखून लग गया, तो हमारे पास इस वजह से शाम के वक्त थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। मैं बोला आपके सामने क्या छींकना है यार बच्चे ने बोला कि सर ने डरा दिया हमें। तो ये देख बच्चे कैसे, अभिषेक, अभिषेक आप किसी भी चीज को कब देखते हो, जब वो चीज हमको स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट, लाइट से दी है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैठा होगा उसको ये लाइट कहाँ से आती हुई नजर आएगी, बताओ शाबाश, बाहर से। तो ये अपने सामने वाली चीज की इमेज कहाँ पर देखेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि एक इल्यूजन क्रिएट हमारे पास हो जाएगा। उसको जो फिश है
और इसी तरीके से अगर कोई पर्सन कभी, और ऐसा नहीं कि हमेशा नजर आएगा, ये भी बात है, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर जगह पे होना जरूरी है, और जो लाइट उसके पास आ रही है उसका TIR होना जरूरी है। ऐसे ही सर मतलब ये एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। एग्जैक्टली, तभी तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यस। दैट्स राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। और हमारे पास कई बार होता है कि कोई स्विमर क्रिटिकल एंगल के ऊपर उसके पास कोई लाइट अगर आती है, अगर किसी हमारे पास स्विमर को वो देखता है, तो वो स्विमर को ऐसा लगता है कि समुंदर के तल के ऊपर जो चीज है, स्विमिंग पूल के जो बेस के ऊपर चीज है, उसको सामने नजर आती है जब क्रिटिकल। लेकिन मैं फिर वही बात आपको कहूंगा, इसका मतलब ये मत अंडरस्टैंड करना कि ये मत समझ लेना कि नहीं जो सर ने हमको बोला है वो हमेशा सच होगा। इसके लिए आपका सही जगह पे होना, लाइट का क्रिटिकल एंगल से ऊपर आपके पास आना, तभी आपको ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, याद रखें। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, और ये हमारे पास दूसरी कौन सी लाइट आ जाती है, विच इज नोन एज टू बी दी रिफ्लेक्टेड इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और ये हमारे पास इससे रिलेटेड क्या बन गया, शाबाश बता दो, हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल। बाहर की तरफ मेरे पास रेयर मीडियम है, और अंदर मेरे पास यहाँ पर कौन सा मीडियम आ जाता है, डेंसर। अब अगर इसमें से अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है, किसी बच्चे को छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर। हाँ बोलो। सर जैसे यहाँ पे ये TIR हो रहा है, मतलब अंदर अगर क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल बढ़ी है तो अंदर रिफ्लेक्शन हो जा रही है। सर इससे मीन्स बाहर जो रेयर मीडियम है, जो बाहर की मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है ये। डेफिनेटली बच्चे, रेयर मीडियम और ये दोनों पे डिपेंड करता है, डेंसर और रेयर मीडियम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के अंदर लाइट की वेवलेंथ, और दोनों के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दोनों पे डिपेंड करता है बच्चे। अगर आप बाहर रेयर मीडियम को चेंज कर दोगे, सपोज आप उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से खेलते हो, तो फिर बच्चा हमारे पास TIR का एंगल चेंज हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, दैट्स ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये थोड़ा सा रिलेटेबल क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं, बट आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, मेरे पास रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ है, आपको अब समझ में थोड़ा रिलेटेबल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। रेड और ब्लू कलर की अगर मेरे पास लाइट्स है, विच विल गेट TIR फर्स्ट, विच विल गेट TIR फर्स्ट, विच विल गेट TIR फर्स्ट, ये हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबसे पहले कौन करेगा, रेड कलर या फिर ब्लू कलर, जरा सोचते देखते हैं। हमारे पास बाहर हम सिंपलिसिटी के लिए एयर मान लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि क्रिटिकल एंगल जो हमारे पास हो जाता है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ द डेंसर मीडियम, लैम्डा ऑफ द रेयर मीडियम। सर रेड का ज्यादा होगा, रेड का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, द क्रिटिकल एंगल फॉर द रेड विल बी ग्रेटर, तो वो जल्दी अचीव होगा कि आपके पास देर से अचीव होगा, तो वो देर से हमारे पास अचीव होगा। तो ब्लू कलर की लाइट पहले TIR कर जाएगी एज कंपेयर टू द रेड कलर। तो जो हमारे पास ब्लू कलर की लाइट है वो हमारे पास सबसे पहले TIR कर जाएगी, और रेड कलर की लाइट बहुत देर के बाद हमारे पास TIR करेगी। इसका मतलब अगर मान लिया जाए, मैं आपको यहाँ पर ये बोलता हूँ कि मेरे पास दो टॉर्च है अंडर वाटर, ब्लू कलर की टॉर्च है और रेड कलर की टॉर्च है, आपको कौन सी टॉर्च की लाइट दिखने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर है रेड कलर की। तो हमारे पास यहाँ पर ब्लू कलर जो होगा ये हमारे पास सबसे पहले TIR करेगा, इट विल गेट फर्स्ट TIR, और ये हमारे पास बाद में, क्योंकि इसकी वेवलेंथ फ्री है।
रीजन क्योंकि हमारे पास लैम्डा फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन द लैम्डा फॉर द ब्लू कलर। तो अभिषेक आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल एंगल ही जो है सारी की सारी की होल्ड करता है। क्रिटिकल एंगल यहाँ पर आप सीधा टीआईआर पे जंप मत कर दिएगा। कई बार हम जंप करने लग जाते हैं कंक्लूजन पे कि टीआईआर करना। टीआईआर एक बहुत बात की फिनोमिना है बच्चे। टीआईआर से पहले क्रिटिकल एंगल अचीव करना बहुत जरूरी है। ये क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली अगर बाहर के मीडियम को आप चेंज करोगे तो क्रिटिकल एंगल पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। आप डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज करते हो, डायरेक्ट फर्क पड़ता है। आप लाइट की वेवलेंथ को चेंज करते हो, डायरेक्ट इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली इसका फर्क क्रिटिकल एंगल पे और क्रिटिकल एंगल का टीआईआर पे फर्क पड़ता है। ठीक है अभिषेक? यस सर, क्लियर। चलिए अब हमारे पास ये वाली भी क्वेश्चन आ गई। अब नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आगे जाने से पहले हमारे पास एक एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और ये क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी के साथ साथ हमारे पास कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी और कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जो मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर भी इस प्रॉब्लम को जगह मिलती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बड़े अच्छे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इस प्रॉब्लम को हम बहुत तरीके से जानते हैं, जिसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब बल्ब, हमारे पास एक बल्ब है, is placed a bulb is placed inside the denser medium inside the denser medium of a refractive index mu at the depth हमारे पास h। calculate the area of the patch through which the light is seen by the observer in rarer medium. Light is seen from the bulb to the observer in the rarer medium. ये बच्चा हमारे पास रेरर मीडियम के अंदर आ सकता है। बड़ी सिंपल सी चीज है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का हिस्सा है। इस प्रॉब्लम को एक और नाम दिया जाता है द फिश आई व्यू। यानी कि एक फिश जो है हमारे आसपास के वर्ल्ड को कैसे देखती है। एक फिश के लिए क्या हमारा जो वर्ल्ड है, जो पानी के अंदर का उसका संसार है, उसको वैसा ही नजर आता है या उसको कुछ अलग तरीके से नजर आता है। खैर हम इस प्रॉब्लम को आगे प्रोसीड करते हैं डायग्राम से। हमारे पास डायग्राम क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक डेंसर मीडियम है और उस डेंसर मीडियम के अंदर मेरे पास एक बल्ब है। मेरे पास ये डेंसर मीडियम है और इस डेंसर मीडियम के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब है। ये बल्ब हमने इसके नीचे की तरफ को कहीं पर क्या किया गया, प्लेस किया गया। ये प्लेस किया गया, ऐसे बल्ब प्लेस किया गया। इस बल्ब की जो डेप्थ है हमारे पास वो h के बराबर है। इसकी जो डेप्थ है हमारे पास वो h के बराबर है। ये बल्ब आ गया आपके पास भी। अब इस बल्ब से निकलने वाली जो रोशनी है, यहाँ पे टीचर हमारे पास कहता है कि हमें एक पैच में नजर आती है, यानी कि इसकी रोशनी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाती। रीजन क्या? क्रिटिकल एंगल। इस बल्ब से निकलने वाली जो हमारे पास लाइट है वो हर डायरेक्शन में जाती है और कभी ना कभी वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगी। कभी ना कभी ये लाइट हमारे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है, कभी ना कभी ये लाइट हमारे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है। और जैसे ये लाइट हमारे पास क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है, फिर ये लाइट रेरर मीडियम में जाने के बजाय
क्या हो जाती है, ये पैरेलल टू दी बाउंड्री चलना स्टार्ट कर देगी। ये देखने में आपको एक 2 डायमेंशनल डायग्राम नजर आ रहा होगा, पर ये 2 डायमेंशनल डायग्राम बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल के अंदर जो पानी की सतह है वो एक लाइन नहीं है, वो एक एरिया, और इस वजह से आपको ये जो लाइट नजर आएगी ये एक सर्कुलर पैच में आपको नजर आएगी। ये जो लाइट आपको यहाँ पर नजर आएगी ये एक सर्कुलर पैच में नजर आएगी, क्योंकि ये 3D डायग्राम है। ये जो पानी हमारे पास प्रेजेंट है ये आपके पास एक लाइन में नहीं, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये लाइन जो है हमारे पास यहाँ पर एक जगह पे नहीं है सिमटी हुई, ये लाइन हमारे पास हर जगह पे, यानी कि ऐसी ही लाइट आपके पास सामने से भी आ रही होगी और ऐसी ही लाइट हमारे पास कहाँ से आ रही होगी, पीछे से आ रही होगी, ऐसी लाइट यहाँ से भी आ रही होगी, ऐसी ही लाइट आपके पास यहाँ से आ रही होगी, चारों तरफ से। या फिर हम बोले ये हमारे पास एक सर्कुलर पैच के अंदर आपके पास क्या आ रही होगी, ये एक लाइट आ रही होगी। क्या ये पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको अंडरस्टूडेबल है बच्चे? सर ये अगर रिपीट कर दो, समझ या में नहीं आया। अंडरस्टूड है आपको ये पॉइंट कि ये आपके पास एक कोन के अंदर कैसे लाइट आ रही है? ये आपको अंडरस्टूड है कि ये कोन के अंदर कैसे लाइट आ रही है आपके पास? यस और नो? क्या ये आपको अंडरस्टूड है, यस और नो? सर रिपीट कर दो बस एक बार। हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पानी की सतह होती है बच्चे वो हमारे पास ऐसे होती है, ऊपर से देख रहे हैं, ये सामने से हम देख रहे हैं, ये ऊपर से देख रहे हैं, और बल्ब हमारे पास यहाँ कहीं पर है। अब इस बल्ब से हमारे पास एक जो लाइट सीधी नॉर्मल आती है वो तो सीधी ऊपर निकल जाती है, यस और नो? जो लाइट यहाँ से आई और क्रिटिकल एंगल को अचीव की वो ऐसे पैरेलल चलेगी, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पाए? वो हमारे पास यहाँ पर चलेगी। ये लाइट जो यहाँ पर आ रही है क्रिटिकल एंगल को वो ऐसे चलेगी, जो पीछे से लाइट आ रही है वो ऐसे, और ये आपके पास ऐसे। तो आपको ऊपर से देखने में ये लाइट किस में नजर आएगी, एक सर्कुलर पैच में नजर आएगी। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कीजिए? यस सर, क्लियर है। लाइट आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल को अचीव कर चुकी होगी। ये बल्ब है, ये सेम चीज है, और आपको यहाँ पर एक सर्कुलर पैच नजर आएगा, ये एक सर्कुलर पैच नजर आएगा, और ये रियलिटी है। आपको यहाँ पर लाइट का क्या नजर आएगा, एक कोन नजर आएगा। सर बोलिए सर, जो आपने सर्कल बनाया है उसमें से भी रे एक एंगल पे भी निकलेंगी ना? और हाँ, मतलब कि आपको ये रेस तो निकलती हुई, ये वाली रेस नहीं होगी, ये आपको नजर आ रही है, बट उससे डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यानी इस पैच में से तो लाइट बाहर निकल ही रही है, पर वो सिस्टम वो झाड़ू बन जाएगा, आम आदमी पार्टी का सिंबल बन जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। थीटा सी बन गया। जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, और बाहर मेरे पास रेयरर मीडियम है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ बच्चे, 1 ले लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बना कैसे, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल किसके बराबर है बताओ, 1/μ के बराबर, ये हमारे पास आ गया। देयरफॉर आपके पास यहाँ पर अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ साइन ऑफ थीटा सी के हिसाब से, तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा बताओ, शाबाश। मेरे पास अगर ये क्रिटिकल एंगल का एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ साइन ऑफ थीटा सी, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, म्यू हाइपोटेन्यूज आ गया, तो बेस कितने के बराबर आ गया, -1। आल्सो यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी और सॉरी ए सी, और ये देखिए ये आपके पास, तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर एक और चीज देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेता हूं हमारे पास, तो यहाँ पर क्या चीज आ जाए, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज आ जाए। इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास टेंजेंट ऑफ थीटा सी बताओ किसके बराबर है, शाबाश। ये मेरे आ गया परपेंडिकुलर, जो कि r/h, और हाइट मेरे पास किसके बराबर है, यहाँ पर इस ट्राइंगल में से जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया, टेंजेंट ऑफ थीटा सी किसके बराबर है, ये 1/√μ²-1। कंपेयर कर लेते हैं। देयरफॉर मेरे पास h इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू r, तो r आपके पास h और टेंजेंट थीटा सी किसके बराबर है, 1/√μ²-1। तो मुझे अगर एरिया ऑफ पैच निकालना है, ये तो आपके पास रेडियस है, पैच निकालना,
अब बताओ एरिया ऑफ पैच आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर माइनस और ये हमारे, तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो ये हमारे पास भाई कौन है? क्या आ जाएगा, तो यह हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आज के लेक्चर को हमने यहाँ तक समेटा। हम कल इसकी एप्लीकेशन की तरफ ध्यान देंगे, कल इसकी एप्लीकेशन होगी, कल हम TIR को फिनिश कर देंगे और हमारा रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल हम रिफ्रैक्शन का एक नया कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और एक नया टॉपिक शुरू करेंगे प्रिज्म। तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट आएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बच्चे, थैंक यू सर। टेक केयर।